Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 7th Geography NCERT textbook chapter 5th, and that is water. As we all know that water is very precious resource for all of us to survive our life. So let's start this chapter. When you think of water, what image come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter-patter of raindrops, water in your taps. Children love to flood paper boats in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? तो जब हम वाटर वर्ड्स सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है वाटर वर्ड्स को सुन के, और आप क्या इमेजिन करते हो? तो आपके माइंड में क्या आता है? वाटर जो कि रिवर में फ्लो होता है, वाटरफॉल्स, और जो रेन ड्रॉप्स के पिटर पैटर होते हैं वो वाटर, या वो वाटर जो आपके टैप्स में आता है। और जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है पेपर की बोट्स बनाना, रेन पडल्स में उसको फ्लो करना। लेकिन नून के टाइम पे क्या होता है कि वो जितने भी पडल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से उड़ जाते हैं। तब वो सोचते हैं कि ये पानी कहाँ गया। द सन्स हीट कॉज evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there it may fall on the land or the sea in the form of रेन, स्नो और स्लेट। तो दिन के टाइम पे जब सन्स की जो हीट है वो अर्थ पे पड़ती है तो वो उस वाटर को क्या करती है, इवेपोरेट कर देती है वेपर में। और जब वो वाटर वेपर कूल डाउन हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, तो वो क्या बनाती है, क्लाउड्स बनाती है, यानी कि बादल बनाती है। और उसके बाद जब वो बादल फॉल डाउन हो जाते हैं लैंड की ओर, सी की ओर, तो किसके थ्रू होते हैं? वो होते हैं रेन और स्नो और स्लेट के थ्रू होते हैं। The process by which water continuously change its form and circulate between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. और ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जो वाटर है वो कंटिन्यूसली चेंज करता है अपनी फॉर्म्स को और सर्कुलेट होता रहता है ओशन और एटमॉस्फेयर और लैंड्स के बीच में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। Our earth is like a terrarium. The same water that existed century ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River in 100 years ago. The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs, and glaciers. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of the oceans is salty or saline as it contains large. तो क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो एक टेरियम की तरह है, उसके जो वाटर है वो वाटर सेम एग्जिस्ट करते हैं पहली वाली सेंचुरी में और अभी तक भी सेम वैसी है। और जो वाटर है उसका यूज़ हम इरिगेट के लिए करते हैं हरियाणा में, और वहाँ पर से जो फ्लो डाउन रिवर है वो कौन सी, अमेजन रिवर है, और बहुत साल पहले से। तो जो मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर का तो वो रिवर, पॉन्ड और स्प्रिंग्स और ग्लेशियर है। और जो ओशन बॉडीज़ है सीज़ की, वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है और वो हमारे यूज़ के लिए नहीं होता है, हम उसे पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सलाइन कंटेन होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू द so many countries face water scarcity? Is all the water on earth available to us? The following tables give the distribution of water in percentage. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ सरफेस है वो 3/4 वाटर से कवर्ड है और हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है लैंड में और अर्थ में। तो ऐसा क्यों होता है, जब हमारे पास 1/3 वाटर अवेलेबल है अर्थ सरफेस में, तो बहुत सी जो कंट्री है उसको वाटर की जो स्कार्सिटी प्रॉब्लम है उसको क्यों फेस करना पड़ता है? तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वाटर जो हमारी अर्थ में प्रेजेंट है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उसका एक परसेंटेज भी निकाला गया है। जैसे कि ओशियंस 97.3% है, आइस कैप 0.0 है, ग्राउंड वाटर 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009, आइलैंड सीज एंड शॉर्ट लेक 0.009, एटमॉस्फेयर 0.0019, रिवर्स 0.0001 एंड टोटल है 100%। तो इसमें से भी क्या है, जो फ्रेश वाटर आप देख सकते हो और जो सलाइन वाटर है उसे भी आप देख सकते हो। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय अ सिंपल एक्टिविटी। और जो वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक सिंपल से एक एक्टिविटी करके। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल।
Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? तो जो वाटर है वो एब्सोल्युटली हमारे लिए एक एसेंशियल रिसोर्सेज है। और वाटर क्या है, एक अकेला ऐसा साधन है कि जब हम प्यासे होते तो हमारी प्यास बुझाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इस प्रीशियस रिसोर्स का कितना केयरलेसली इसका यूज़ कर रहे हैं, हम कितना ज़्यादा इसको वेस्ट कर रहे हैं। Look at this figure. In this figure, some articles are here, like the water you drink, Ganga among 10 dying rivers, many major rivers is danger of drying out. Water scenario in urban India and Delhi, every drop account. इसमें बताया गया इन आर्टिकल्स में वाटर की वैल्यूज़ बताई गई है कि बहुत सी रिवर के सूखने के कगार में है और बहुत ज़्यादा डेंजर में है। और जो वाटर की हर एक बूंद हमें काउंट करनी चाहिए। वो हर एक बूंद काउंट का मीन्स ये कि हम उसे काउंट नहीं करेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा माइन होनी चाहिए, ताकि हम जो वाटर है उसको बहुत तेज़ी से केयरलेसली उसका यूज़ ना करें, यानी कि हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। और उसमें बताया भी गया है कि उस वाटर की वैल्यू को हम समझें जिसको हम क्या करते हैं, पीते हैं। Next one, ocean circulations. There is something magical about walking barefoot on the seashore, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and the music of waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lake, ocean's water keeps moving continuously. It is never still. The movements that occurs in oceans can be broadly categorized as waves, tides, and currents. तो ओशन सर्कुलेशन में बताया गया है कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मैजिकल्स होता है जब हम क्या करते हैं, नंगे पैर चलते हैं सी सोर्स पे, यानी कि अपने बेयर फीट लेके सी सोर्स पे चलते हैं, तो जो वहाँ की वेट सैंड्स होती है बीच की, और वहाँ पर जो कोल ब्रिजेस होती हैं, बहुत ठंडी ठंडी सी जो हवाएं चलती हैं, और सी बर्ड्स होती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, हवाओं में क्या होता है, सॉल्ट की स्मेल्स होती हैं, और ऐसा लगता है जो वेव्स होती है उनका क्या हो, म्यूज़िक बज रहा हो, और हर जगह ऐसा फील होता है जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हो, फैंटास्टिक वाली वहाँ पर क्या आती है, फीलिंग सी आती है। तो जो वहाँ पर जो वाटर होता है पॉन्ड्स और लेक और ओशंस का, ये क्या होता है, हमेशा कैसा होता है, मूविंग होता है, ये लगातार मूव करता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। और जो मूवमेंट्स होती है ओशंस में जो अकर होती है, उसको 3 ब्रॉडली कैटेगराइज में बांटा गया है। पहली है वेव्स, दूसरी है टाइड्स एंड तीसरी है करंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, 22 मार्च इज सेलिब्रेट एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रिनफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। तो 22 मार्च को हम वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन हम लोगों को ज़रूरत बताते हैं पानी की, कि पानी की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा वैल्यू है। नेक्स्ट वन है वेव्स। व्हेन यू आर playing through the ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the balls get washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the oceans rises and falls alternately, they are called waves. तो नेक्स्ट हमारे पास वेव्स है कि आपने कभी देखा है कि जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी बॉल अगर बीच पे गिर जाए और जो बॉल्स है वाटर के साथ फ्लो हो जाए, तो तब क्या होगा, ये क्या होता है, फन होता है, एक इंजॉय होता है जब हम देखते हैं कि जो बॉल्स होती है वो कैसे वॉश आउट हो जाती है सीशोर से वेव्स में। तो जो वाटर है इसका जो सरफेस है ओशन में, ये राइज अप होता है, ऊपर की ओर उड़ता है, और क्या होता है, अल्टरनेटली फॉल्स डाउन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। During a storm, the winds blowing at very high speed form a huge waves. These may cause tremendous destructions, an earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amount of ocean's water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meters formed. The largest tsunami ever measured was 150 meters high. These waves travel at the speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. तो जब स्टॉर्म आया था
जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म विंड्स ब्लो करती है हाई स्पीड में, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ह्यूज वेव्स होता है। और जब जो वेव्स होती है, जब उसकी जो लहर होती है ऊपर की ओर, वो अगर मेज़र की जाए तो 15 मीटर्स हाई होती है। और जब क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिक होता है, या वाटर में लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, सुनामी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा देता है। तो जो लार्जेस्ट सुनामी थी, जो कि कब आई थी, 2004 में आई थी। तो उस टाइम पे जो वेव्स को जब मेजर किया था, तो जो वेव्स की हाइट थी वो कितनी थी, 150 मीटर हाई थी। और जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 700 किलोमीटर पर आवर थी। तो इस टाइम पे जब सुनामी आई थी तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था कोस्टल एरियाज इंडिया का। और जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड है, जो वो क्या हो गया था, इस सुनामी में क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था। Look at, do you know? Tsunami is a Japanese word that means harbor waves, as the harbors get destroyed whenever there is tsunami. तो जो सुनामी है एक जैपनीज वर्ड्स है जिसका मीन्स हार्बर होता है। जो हार्बर वेव्स होती हैं ये क्या करती है, जब भी आती है डिस्ट्रॉय करके जाती है। नेक्स्ट वन है टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइड्स। जो टाइड्स होते हैं एक रिदमिक राइज है और फॉल ओशन होता है, दिन में क्या होती है, 2 बार होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। और जो इसका हाई टाइड है, जब क्या होता है वाटर कवर्स करता है शी शोर में और उसका लेवल क्या होता है, हाईएस्ट होता है, तब हाई टाइड होती है। और जब वाटरफॉल्स होता है तो इसका लोएस्ट लेवल होता है, जब क्या होता है, ये लो टाइड इसको कहा जाता है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of moon's gravitational force and causes high tides. During the full moon and new moon, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. These tides are called spring tides, but when the moon is in its first and the last quarter, the ocean's water get drawn is diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon, resulting in low tides. These tides are called nip tides. तो नेक्स्ट हमारे पास है निप टाइड्स। जब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है पुल एक्सर्टेड बाय होता है सन मून के थ्रू, यानी कि अर्थ सरफेस में, उसको हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। जो वाटर होता है वो अर्थ के क्लोजर होता है। और जब क्या होता है मून जो पुल करता है अंडर इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो उसमें क्या होता है, हाई टाइड्स आती है। हाई टाइड्स कब आती है, जो वाटर होता है वो क्लोज होता है अर्थ के, और जिसमें क्या होता है कि जो मून होगा वो क्या करेगा, जो फोर्स होगा उसको एक्सर्टेड करेगा एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। उस टाइम पे क्या आएगी, हाई टाइड आएगी। और जब क्या होगा, जो सन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स को पुल्ड करेगा, उस टाइम पे क्या आएगी, सिर्फ टाइड्स आएगी। लेकिन जब क्या होता है कि जो फुल मून और न्यू मून डेज और जो सन है और जो मून है, यानी कि 4 चीज़ें, फुल मून और नए मून का जो दिन है, सन और जो मून है और जो अर्थ है, जब ये क्या होती है एक सेम लाइन में होती है, उस टाइम पे कौन सी टाइड्स होती है, उस टाइम बहुत ज़्यादा हाईएस्ट टाइड्स आती है। और इस टाइड्स को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। स्प्रिंग टाइड्स किसको कहते हैं, हाईएस्ट टाइड जब आती है। और हाईएस्ट टाइड कब आती है, जब क्या होगा कि जो फुल मून होगा, न्यू मून होगा, सन होगा और जो अर्थ होगी वो सेम लाइन में एक्सर्ट करेगी, तब क्या होगा, हाईएस्ट टाइड आएगी और उस टाइड्स को हम कहेंगे स्प्रिंग टाइड्स। लेकिन जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होगा, तो जो ओशन वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, डायगोनली अपोजिट हो जाएगा डाउन डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स किसके थ्रू लगेगा, सन और मून के रिजल्ट में। तो उस टाइम पे लो टाइड्स होता है और उसको हम क्या कहते हैं, निप टाइड्स कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, निप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स। तो जो हमारी निप टाइड्स है यानी कि लो टाइड्स है, उसमें क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है किसमें, सन, अर्थ और मून। और जो हमारी स्प्रिंग टाइड्स है यानी कि हाईएस्ट टाइड्स, इसमें क्या है, जो सन है, मून, अर्थ के एक सेम लाइन पर फोर्स क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, एक्सर्टेड हो रहा है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू the source. This helps the ships to arrive at the harbor
more easily. The high tide also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to the tides is being used to generate electricity in some places. तो क्या होता है, जो हाई टाइड्स होती है ये नेविगेशन में हेल्प करती है और हेल्प करती है फिशिंग में, और बहुत सारी ऐसी फिश है जो क्लोज आ जाती है सी शोर के जबकि होती है हाई टाइड्स आती है. तो जो फिशरमैन्स होते हैं वो प्लेंटिफुल कैच करने के लिए इनेबल्स हो जाते हैं. और जब राइज और फॉल होता है वाटर टाइड्स का तो इस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है कुछ प्लेसेस में. नेक्स्ट वन, ओशन करंट्स. Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. The ocean currents may be warm or cold. Generally, the warm ocean's current originate near the equator and the move towards the poles. The cold current carry water from polar and higher latitudes to tropic or lower latitudes. The Labrador Ocean current is cold current while the Gulf Stream is warm current. The ocean current influences the temperature conditions of the area. Warm current brings about warm temperature over land surface. The areas where the warm and the cold currents meet provide the best fishing grounds of the. तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ओशन करंट. तो जो ओशन करंट्स होता है इसमें वाटर स्ट्रीम्स होता है जो कि कॉन्टिन्यूसली ओशन सरफेस में एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो आउट होता रहता है. जो ओशन करंट्स होता है इसमें वार्म ओशन करंट भी होता है, कोल्ड ओशन करंट भी होता है. तो जो वार्म ओशन करंट्स होता है वो ऑरिजिनेट होता है इक्वेटर के पास से और मूव्स करता है पोल्स की ओर. और जो कोल्ड करंट होता है वो कैरी करता है कोल्ड वाटर को जो कि पोलर से ऑरिजिनेट होता है और कहाँ तक, हायर लैटिट्यूड टॉपिक और लोअर लैटिट्यूड तक. तो जो लैब्राडोर है उसको हम क्या कहेंगे, ओशन करंट. जो लैब्राडोर ओशन करंट है ये कोल्ड करंट है और जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक वार्म करंट है. जो ओशन करंट है इसमें जो टेम्परेचर ऑफ कंडीशंस होती है कुछ एरिया में जहाँ पर क्या होता है वार्म करंट्स होता है वो वार्म टेम्परेचर लैंड सरफेस होता है और जहाँ पर कोल्ड करंट होता है वहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर लैंड सरफेस होता है. और ऐसे एरियाज जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट यानी कि ठंडा और गर्म दोनों करंट अगर ईजिली मिल जाए तो वहाँ पर एक बेस्ट फिशिंग प्रोवाइड ग्राउंड्स मिलता है. What seas around Japan and the eastern coast of North America are such example. The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. तो ऐसी जगह जहाँ पर क्या होता है वर्ल्ड में कोल्ड करंट और वार्म करंट दोनों मिल जाएं तो वहाँ पर बेस्ट फिशिंग प्रोवाइड होती है. तो ऐसी जगह कौन सी है, जापान है जो कि ईस्टर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर क्या करंट मीट होता है, कोल्ड और वार्म करंट दोनों ही मीट होते हैं. वहाँ पर एक बेस्ट फिशिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है. और ऐसे एरियाज जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट दोनों मिलते हैं वहाँ पर एक फॉगी वेदर भी मिलता है देखने को जिसमें कि जो नेविगेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है. सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू सो मच.